चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो हमारा जो लाइव शो होता है वो हर थर्सडे होता है, वीरवार की शाम को, पर कल का दिन जो था वो मिस हो गया। तो आज आपके साथ फ्राइडे की शाम लाइव में है, और फ्राइडे के दिन फ्राइडे का ही जिक्र होगा अब, शुक्र ग्रह का, क्योंकि कुंडली के सप्तम भाव पे आज बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप आया हुआ था मुझे पिछले कई दिनों से कि विवाह स्थान की बात अवश्य कीजिए। आजकल ये भी एक समस्या है कि पहले तो विवाह हो नहीं पा रहे अच्छे मैच, और जो हो जाते हैं बड़ा स्ट्रगल करके, वो अब निभ नहीं पा रहे। तो लोगों को अब ये क्यूरियोसिटी है कि क्यों ना कुंडली से पहले ही देख लिया जाए कि हमारे भाग्य में, हमारे संजोग में क्या लिखा है। और वैसे भी मैं हमेशा आपको कहता ही हूँ कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बात करता हूँ, जिसका कार्य भविष्यवाणियां करना तो होता नहीं है। ज्योतिष का असली काम ही मैनेजमेंट ऑफ लाइफ है। आप अपनी जन्म पत्रिका के लगन चार्ट से या नवमांश चार्ट से, जो भी आगे 16 चार्ट होते हैं, ज़्यादा मैं जिक्र नहीं करता क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है उन बातों का, तो लगन चार्ट पे ही रहते हैं हम। तो लगन चार्ट के सप्तम भाव से हम इस बात को प्री मैनेज कर सकते हैं कि हमारा जो विवाह का भाव है, 7th हाउस, मैरिज का घर जो है वो कैसा है। आज का टॉपिक चलेगा धीरे धीरे, साथ साथ में नीचे आपके मैसेजेस भी देखते जाएंगे। अगर कोई जनरल क्वेश्चन हुआ तो उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। अपनी पर्सनल डेट ऑफ बर्थ यहाँ मत लिखिएगा क्योंकि यहाँ पर्सनल कुंडली नहीं मैं देख पाऊंगा। शैलजा, कृष्ण, चेतन, सबका स्वागत है। सोहित गोयल, आपका भी स्वागत है। आज समझ लीजिए कि शुक्रवार है और शुक्र ग्रह का ही बोलबाला रहेगा। सप्तम भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। सामने मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि 15-16 लोग अभी जुड़े हैं, 14-15 लोग हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे सभी ज्योतिष में रुचि रखने वाले जो लोग हैं वो जुड़ते जाएंगे, तो अपने टॉपिक को भी हम आगे आगे चलाते जाएंगे। इसीलिए मैंने एक दिन पोस्ट लिखा था कि जो लोग ज्योतिष में रुचि नहीं रखते वो अपने आप को अनफॉलो या अनफ्रेंड कर लें, क्योंकि एक एक प्रोफाइल में 4-4, 5-5 हजार फ्रेंड लिस्ट होती है और पता नहीं कैसे बन जाती है। लेकिन रुचि रखने वाले लोग जो हैं सब्जेक्ट में, उनमें कमी रहती है। साक्षी भार्गव, हार्दिक स्वागत है। हमारी बहन साक्षी भार्गव यहीं पे हैं और बहुत ही अच्छा एक उन्होंने कारज पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, सनातन यात्रा का। और जो हमारी अगली सनातन यात्रा है भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में राम तीर्थ अमृतसर में होगी, उसके विषय में भी आप सोशल मीडिया पे जुड़ के रहें तो आपको जानकारियां देते रहेंगे। और ये सारी सनातन यात्रा का श्रेय जो है हमारी बहन साक्षी को है। बहुत बहुत स्वागत है साक्षी। सुरेंद्र अरोड़ा जी, मंगा भोला जी, सबका स्वागत है। दोस्तों, हम अपने टॉपिक पे रहेंगे। सावन मंथ की डेट्स यहाँ मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें होती हैं जो हम अपने बचपन से मंदिर में जाते थे, है ना। हमारी दादी माँ या हमारी माता जी कहती थी जाओ पंडित जी से पूछाओ सावन का महीना कब से कब तक है। तो वो भी अब हम ऑनलाइन या फेसबुक पे, जैसे आज अभी अभी किसी ने लिख दिया सावन डेट्स, वो भी हम छोड़ रहे हैं। तो जो एक थोड़ा बहुत बहाना था मंदिर जाने का, है ना, वो भी छोड़ रहे हैं। एकादशी कब है, अमावस्या कब है, तो हम बड़े शौक से भाग कर जाते थे अपने मंदिर में कि हमारी मम्मी ने पूछा है, हमारी दादी माँ ने पूछा है सावन का महीना कब से कब तक है। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि कुछ बहाना रखें मंदिर के अंदर प्रवेश करने का। हमने तिलक छोड़ दिए, हमने चोटियां छोड़ दी, हमने जनेऊ छोड़ दिए,
हमने आरती करना छोड़ दिया मंदिर में जाकर। आजकल बड़े शर्म की बात है कि हमारे मंदिरों में एक वो इंस्ट्रूमेंट सा है, उसी के ऊपर आरती अकेले पंडित जी कर रहे होते हैं। जब हम बहुत बचपन की बात कर रहे हैं तो हमें शौक होता था कि घंटी मैं बजाऊंगा, टल मैं बजाऊंगा, और सब मंदिर के अंदर प्रवेश करते थे। सो प्रयास कीजिए, कुछ ना कुछ बहाना जरूर रखिए। सावन की डेट्स क्या है, एकादशी कब है, अमावस्या कब है, मंदिर जाकर पंडित जी से पूछने का अभ्यास, प्रैक्टिस जारी रखें, अन्यथा सब छोड़ते जाएंगे आप, और 5-10 साल बाद आप मिलेंगे भी नहीं कहीं भी। तो ये बड़ी जरूरी बातें हैं, ज्योतिष के मंच से ये बतानी पड़ती हैं, क्योंकि ये मेरा टॉपिक है ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे, ठीक है। पंचांग होता है वो कि तिथि कब है, मंदिर जाने का प्रैक्टिस रखें। चलिए ज़्यादा नहीं इस टॉपिक को खींचते। नीरू शर्मा जी जुड़ी हैं, हार्दिक स्वागत है नीरू जी, जय सिया राम। तो सबसे पहले आपके साथ आज के जो ट्रांजिट है, ट्रांजिट मतलब गोचर के ग्रह हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा सी कर लेते हैं, ताकि आपको पता चले कौन कौन से ग्रह इस समय योग में हैं। इस समय सबसे एक खराब युति चल रही है दो ग्रहों की, वो है बृहस्पति और राहु की, जिसे गुरु चंडाल दोष कहते हैं। मेष राशि में गुरु और राहु का चंडाल दोष चल रहा है, और पिछले कई टॉपिक्स में आपके साथ इसके गुरु और राहु के चंडाल दोष के ऊपर मैंने बातें की हैं। इसका जो मेजर फल होता है बृहस्पति और राहु का, वो ये होता है कोई ना कोई धार्मिक विवाद जरूर फैलता है। जब भी बृहस्पति और राहु पिछली बार मिले हैं, हमने देखा है किसी ना किसी संत महात्मा कोई धार्मिक विवाद फैलते रहते हैं। लेकिन इस बार अनोखा विवाद फैला, धार्मिक ही विवाद है लेकिन अनोखा विवाद है। वो आदि पुरुष जो फिल्म आई, धार्मिक बेस्ड पिक्चर थी, लेकिन उसको एक जैसे वीडियो गेम होता है, कार्टून फिल्म टाइप बनाकर एक नया विवाद शुरू कर बैठे बॉलीवुड के एक्टर, डायरेक्टर, लेखक। और जैसे जैसे लोग लेखक के कहने पे या डायरेक्टर के बार बार मिन्नतें करने पे फिल्म देखने चले गए, वैसे वैसे उनकी निंदा और हुई। ध्यान से सुने। पहले तो लोगों ने सुनी सुनाया ही बहिष्कार कर दिया कि चलिए आदि पुरुष के बारे में रिव्यू थोड़े से नेगेटिव आ रहे हैं या लोग बोल रहे हैं, तो लोगों ने जाने का बहिष्कार किया। लेकिन फिर हमारे जो आदि पुरुष के राइटर साहब हैं, मिस्टर मनोज मुंतशिर, है तो शुक्ला लेकिन वो मुंतशिर हो चुके हैं, सचमुच मुंतशिर ही हो गए हैं। उन्होंने आके मिन्नतें करनी शुरू कर दी, और उल्टा असर हो गया। जो लोग आदि पुरुष फिल्म देख आए मनोज मुंतशिर के मिन्नतें तरले करने पर, बाहर आकर उसको डबल गालियां पड़ रही हैं, क्योंकि केवल उसके संवाद, केवल डायलॉग ही खराब नहीं है, उसकी सारी पिक्चराइजेशन ही खराब है। तो गुरु और राहु का गुरु चंडाल दोष कोई ना कोई धार्मिक विवाद पैदा अवश्य करता है, जो लगभग सबके मुंह पर चढ़ जाती है बात, उसको हम मानते हैं। फिर ये ग्रह का प्रभाव हो गया है। तो ये ग्रह का देखिए कितना भयंकर प्रभाव हुआ कि 500-600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से बनाई गई पिक्चर, अब उसकी टिकट 150 रुपए करके, मिन्नतें करके। मुझे भी रोज मैसेज आ रहा है, क्योंकि फिल्में देखने जाते हैं। मैं तो वैसे भी सेंसर बोर्ड के मेंबरशिप में भी रहा हूं पहले, लेकिन अब अफसोस होता है सेंसर बोर्ड के ऊपर भी कि बिना देखे बिना जाने ऐसी फिल्में स्क्रीन तक पहुंच जाती हैं जो समाज में असंतुलन पैदा करती हैं। तो गुरु और राहु का ये कमाल है। बृहस्पति राहु का गुरु चंडाल दोष बदनामी, कलंक पैदा कर ही देता है। तो जिन जिन लोगों की जन्म पत्रियों में होता है, उन्हें भी ये पर्सनली बदनामी, कलंक किसी न किसी प्रकार से झेलनी पड़ जाती है। और ये जो ओवरऑल हो गया है आदि पुरुष फिल्म के
माध्यम से हमने इस ग्रह का प्रभाव भी देख ही लिया है। बृहस्पति और राहु का ये प्रभाव 30 अक्टूबर तक चलेगा, ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि मेष राशि में राहु 30 अक्टूबर को परिवर्तन करेंगे, तो 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु इसी जगह पर गुरु चंडाल के प्रभाव में रहेंगे। तो जिन लोगों की जन्म पत्रियों में पर्सनली होता है उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु के साथ कोई भी ग्रह आ जाए वो एक श्राप की श्रेणी में आ जाता है, जिसे पितृदोष कहते हैं। जुपिटर राहु या जुपिटर केतु श्राप की श्रेणी होती है। अच्छा, एक और चर्चा का विषय बना है आज का जो ट्रांजिट है, वो भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। कुंभ राशि में वक्री शनि, शनिदेव यूं तो अपने घर में है कुंभ राशि में, जिन्हें शनि का सबसे प्रिय घर कहा जाता है। मकर और कुंभ दो राशियां होती हैं। इसके ऊपर पिछले वीरवार का टॉपिक सारा लाइव आपको फेसबुक में भी मिल जाएगा, और जो लोग नहीं सुन सके, मेष से लेकर मीन तक विद उपाय मैंने आपको बता दिया था, वो यूट्यूब पे भी जाकर देख सकते हैं। तो कुंभ के जो शनि है 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अब शनि ग्रह के वक्री होते ही सारे काम स्लो हो जाते हैं। सबसे पहले सुन लीजिए, चाहे वो बिजनेस हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कारोबार हो, विवाह की बात चल रही हो, पेमेंट लेनी हो, पेमेंट देनी हो, विदेश की बात चल रही हो, कुछ भी बात चल रही हो, शनि देव के प्रभाव से ही उसमें गति होती है। लेकिन जैसे ही शनि महाराज वक्री हो गए, ये सारी चीजें समझ लीजिए बहुत धीमी चाल में चली गई हैं, और 4 नवंबर तक नेचुरल वे से तो धीमी धीमी रहेंगी। जो लोग कुछ ना कुछ उपाय कर लेते हैं उन्हें थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो रिजल्ट भी 25 से 30% तक रहेगा स्पीड में। ये नहीं होता कि आपने कोई उपाय कर लिया तो ग्रह को जीत लिया ना। 100% तो कोई रिजल्ट होता नहीं है किसी भी उपाय का। ग्रह दशा अच्छी हो गोचर में, आप उसको क्लिक कर लें तो वो लगभग 90% तक आपको रिजल्ट दे देता है। लेकिन ग्रह दशा ही अच्छी ना हो, जैसे शनि वक्री चल रहा है, तो अच्छा नहीं है। उपाय तो हम फिर भी बताते हैं, लोगों को निराश नहीं करते, लेकिन उसका असर 15-20% रहेगा। वक्री शनि हर चीज को बिल्कुल धीमा कर देता है। किसी भी प्रकार का वो काम हो, जॉब, नौकरी, हेल्थ, पैसा, कमाई, फॉरेन की यात्रा, कारोबार, सब शनि के एक तरह से ना नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। तो 17 जून से लेकर 24 नवंबर तक शनि महाराज कुंभ राशि में वक्री हैं। ध्यान रखिएगा, धीमापन रहेगा, इसलिए उतावलेपन में मत जाइएगा। उतावला होकर ही इंसान गलती करता है। जल्दी मेरा काम आज ही हो जाए, सुबह ही हो जाए, शाम तक हो जाए, उसको फिर मुंह की खानी पड़ती है। उसको जो मिलने वाली नौकरी होती है वो भी नहीं मिलती, फिर वो बिल्कुल खाली वेला घूमता है। इसलिए जो जैसा मिल रहे उसे आप धैर्य से अपनाएं। और समझ लीजिए कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके पैरों में जूता नहीं है, लेकिन वो लोग भी हैं जिनके पैर ही नहीं है। ऐसी स्थिति समझनी पड़ेगी। तो जैसा जूता मिले वैसा ही पहन लीजिए, जरूरी नहीं कि ब्रांडेड मिलेगा, ठीक है। कोई नौकरी, कोई काम, कोई जॉब जैसी मिले वैसी करें, क्योंकि शनि महाराज 4 नवंबर तक कुंभ राशि में वक्री है। अच्छा, जब शनि वक्री होते हैं ना, तो कोई ना कोई घटना ऐसी घटती है जो पूर्व में घट चुकी होती है और वैसा ही प्रभाव दे देती है। और पिछले 3-4 दिन से मैं शनि वक्री का इफेक्ट भी चेक कर रहा था, और ऐसी घटना घट गई, पूरे संसार को उसने हिलाकर रख दिया है। शनि वक्री एक पनडुब्बी जिसमें विश्व के 5 अरबपति, आज शाम तक उनकी खबर आ गई है कि वो पांचों अब इस दुनिया में नहीं रहे। 5 अरबपति, शहजादा भी था उसमें एक, जो जाना भी नहीं चाहता था। अभी उनकी स्टोरीज बनेगी, उनके ऊपर भी फिल्में बनेंगी। 5 अरबपति टाइटन नामक एक पनडुब्बी में बैठकर, क्योंकि उनके पास बड़ा पैसा था, उन्होंने नया एडवेंचर करने की सोची। टाइटन नामक
पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए समुद्र के नीचे चले गए। देखिए, उस जहाज का नाम क्या था? टाइटैनिक। और वो डूब गया था। उसके ऊपर तो हम लोगों ने फिल्म भी देखी है, टाइटैनिक। और इस पनडुब्बी का नाम क्या है? टाइटन। वो भी डूब गया और ये भी डूब गए। इसको कहते हैं शनि वक्री। वहीं वापस ले जाता है जहां से इंसान कहीं कुछ ना कुछ शुरू करता है। तो वक्री शनि केवल स्लो नहीं करता, वहीं वापस भी ले जाता है जहां से इंसान शुरू करता है, अगर गलत फैसला किया हो, धैर्य शक्ति ना हो, जल्दबाजी हो। तो मैं ये सारी बातें आपको इसलिए समझाता हूं कि कई बार हमारे अंदर ना बड़ी जल्दीबाजी होती है, आज हो जाए, अभी हो जाए। तो अगर आप इस नेचर को त्याग कर शांति रखेंगे, धैर्य शक्ति अपनाएंगे, तो आपके जीवन की पनडुब्बी डूबेगी नहीं। ध्यान रखिए, ये व्हाट्सएप मत कीजिए। अभी बहुत सारे, मैंने इसकी आवाज को ना डाउन किया हुआ है। कॉलिंग अभी मत कीजिए। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी तो कॉल भी कर लेना। लाइव कॉलिंग नहीं मैं कर रहा, ठीक है? तो एक तो बृहस्पति राहु का आपने साक्षात इफेक्ट देख लिया कि धार्मिक विवाद पैदा होते हैं, बदनामियां होती हैं। वो हमें इस आदि पुरुष मूवी ने बता दिया। दूसरा, वक्री शनि का आपने इफेक्ट देख लिया कि जब टाइटैनिक डूबा, उसे देखने के लिए टाइटन नामक पनडुब्बी में बैठकर गए 5 अरबपति, छोटे मोटे लोग नहीं। देखिए क्या शौक है उन लोगों का कि पनडुब्बी किराए पे लेकर ऑन रेंट नीचे घूमने चले गए समुद्र की सतह तक, और अब वो जीवन उनका समाप्त हो गया है। इसको कहते हैं वक्री शनि का बैड इफेक्ट। तो आप सब लोगों को भी ध्यान से ही रहना पड़ेगा, क्योंकि गुरु और राहु का चंडाल दोष भी वही बदनामियां करवाता है जो इन आदि पुरुष की सारी टीम की हो गई है। और वक्री शनि भी वही कुछ करता है कि अगर आपके पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, धंधा नहीं है, और आपको जो मिल रहा है उसमें आप संतुष्ट नहीं है, तो खाली हो जाएंगे बस। फिर 4 नवंबर तक आप सड़कों की धूल फांकते फिरेंगे। इसलिए धैर्य रखना पड़ेगा। ये 2 युतियां जो हैं बहुत ही ट्रांजिट की ध्यान से आपको चलाने वाली है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट चल रही है, वो भी आप नोट कर लीजिए। कर्क राशि में नीच के मंगल और शुक्र के साथ, क्योंकि आज शुक्र का टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि शुक्र की स्थिति कैसी है। इस समय शुक्र महाराज कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन नीच के मंगल के साथ है। तो मंगल और शुक्र मिल जाए, वैसे तो बड़ा एक रोमांटिक सा योग बन जाता है मंगल शुक्र के मिलने से। मंगल अग्नि को कहते हैं और शुक्र भोग विलास को कहते हैं। अधिकतर कुंडलियों में मंगल और शुक्र के मिलने से जीवन में रोमांस की जागृति होती है। लोग घूमने फिरने निकल जाते हैं, लोग प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं, लव अफेयर्स में, रोमांस में पड़ जाते हैं। शुक्र और मंगल, अग्नि और भोग का मेल होता है। लेकिन इस समय थोड़ी सी ये सेंसिटिव है, क्योंकि 30 जून तक मंगल नीच है, जहां पर शुक्र उनके साथ है। और जब भी ये मंगल नीच हो जाए तो बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है। और जब ये मंगल शुक्र की स्टार्टिंग हुई थी तो कुछ ऐसी खबरें आई थी, जब आपने वो दिल्ली में एक मर्डर केस देखा होगा जिसमें पता नहीं 120 बार 25 बार चाकू के साथ एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया गली में। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। पर्सनल जीवन में भी ध्यान रखना चाहिए। शुक्र के साथ कोई भी अशुभ योग बन जाए तो उसका सारा इफेक्ट चरित्र पर आ जाता है। बदनामी होती है किसी ऐसे लव कांड के मामले में, और चीटिंग मिलती है लव अफेयर में, अपने ही प्रेमी से, प्रेमिका से, फियांसे से धोखा मिल जाता है। अगर मंगल और शुक्र, वो भी नीच की राशि में या किसी भी अन्य प्रकार से अशुभ हो रहे हो, तो ये तीसरी आपको मैंने ट्रांजिट की स्थिति बताई है जो अभी अच्छी नहीं है।
तीनों दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर कोई बाद में लेट आए हैं। एक मैंने बताया कि गुरु और राहु का गुरु चंडाल दोष है, जिसके कारण धार्मिक विवाद पैदा होते हैं। ठीक है, वो आदि पुरुष फिल्म ने अपने पूरे वर्ल्ड में उनकी बदनामी हो गई है, और शायद अब दोबारा जरूरत नहीं करेंगे कि हमारे जो सनातन के पुरातन ग्रंथ हैं उनके अंदर मॉडर्नाइज करने का। और दूसरा, वक्री शनि का खेल आपने देख लिया है कि जहां टाइटैनिक डूबा वहीं जाकर टाइटन नामक पनडुब्बी ले डूबी 5 अरब पतियों को। अगर वो जिंदा रहते तो वो बिजनेस करते, इकोनॉमी को तेज करते, कई लोगों के जीवन का सहारा होते हैं ये अमीर लोग, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना। हम तो कई बार इधर उधर की बातें सुनते होंगे, अंबानी अडानी, उनको फिर गालियां निकालने लगे थे सोशल मीडिया से सुन सुन के कि वो खा गया ये खा गया। ऐसा नहीं होता। इन बड़े बड़े लोगों के ऊपर देश की भी इकोनॉमी, स्टेट की इकोनॉमी, शहर की इकोनॉमी डिपेंड करती है, और जो इंडस्ट्रीज ये चलाते हैं लाखों लाखों लोगों का रोजगार होता है इनके सिर के ऊपर। ये तो चलो पॉलिटिक्स है या सोशल मीडिया का नेगेटिव यूज है और लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है, परंतु ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, इनका उनके देशों को, उनकी कंट्रियों को, उनके शहरों को, उनके स्टेट्स को फायदा बहुत होता है। तो बड़े दुख की बात है कि 5 अरबपति बिजनेसमैन पनडुब्बी में डूब गए। ये वक्री शनि ने ऐसा खेल खेला है। और तीसरा मैंने बताया कि नीच का मंगल है 30 जून तक, और उसके साथ शुक्र भी है। अब यही मंगल शनि के साथ षडाष्टक योग भी बना रहे हैं, ये भी बड़ा खतरनाक होता है, समझ गए। षडाष्टक योग का मतलब है 6-8 का योग। षड छठे को बोलते हैं, अष्टक अष्टम को बोलते हैं। तो षडाष्टक योग मंगल और शनि का अग्निकांड पैदा करता है। आपने देखा होगा हर रोज की न्यूज में कोई ना कोई बड़ा अग्निकांड सामने आ ही जाता है। कनाडा के जंगलों में इतनी बड़ी आग लगी हुई है कि उसका इफेक्ट अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचा हुआ है, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज में ध्यान देते होंगे। और लोकल खबरों में तो रोज कोई ना कोई अग्निकांड, कोई ना कोई गोली कांड आ ही रहा है, लूट कांड। तो ये सारा खेल षडाष्टक योग का है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये 3-4 बड़ी युतियां हैं। सूर्य महाराज इस समय मिथुन राशि में है। आषाढ़ का महीना कहते हैं इसको, अथाह गर्मी का महीना होता है, लेकिन कल से ही कर्क के आयन में चले गए हैं। कर्क के आयन में चले जाने से सूर्य आषाढ़ के महीने में ही गर्मी का प्रभाव एकदम से चेंज होकर, पहले धूल भरी आंधियां आती हैं, फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं। ये भी क्योंकि कल रात को ही गए हैं, अभी कर्क के आयन में हैं, अभी मिथुन राशि में ही है, लेकिन कर्क राशि के ऊपर उनका प्रभाव जो है वो पड़ गया है सूर्य का। तो अचानक अब उत्तर भारत की तरफ भी बारिश का प्रभाव शुरू हो जाएगा। वैसे मिथुन राशि में जब भी सूर्य आते हैं तो दक्षिण भारत जो है वो जलमग्न हो जाता है, और उत्तर भारत में अथाह गर्मी पड़ती है। जैसे हम लोग उत्तर भारत में, इस समय मैं लुधियाना में हूँ, तो हमारा जो टेम्परेचर है सुबह उठते ही 40 डिग्री शुरू हो जाता है। दोपहर में तो इतना ज़बरदस्त टेम्परेचर होता है कि अनाउंस नहीं करती है गवर्नमेंट्स, वो 50 के पास पहुंचा होता है। तो जानबूझ के लिखते रहते हैं 40 है, 41 है, 42 है, लेकिन अगर सही आप टेम्परेचर नोट करेंगे तो वो 48, 49 होता है। और ये साइकोलॉजिकल गेम खेलती रहती है सरकार के, लोगों के ऊपर बैड इफेक्ट ना आए। तो ये मिथुन का जो सूर्य होता है उसको आषाढ़ का महीना कहते हैं। और 15 जुलाई को जब संक्रांति आएगी, कर्क राशि में जब सूर्य चले जाएंगे तो इतनी बाढ़ आएगी, इतना जलमग्न हो जाएगा उत्तर भारत भी और दक्षिण भारत भी। आप देखिएगा, आपके सामने उसका प्रभाव आएगा। तो ये चीजें आपको ज्योतिष से समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष जो है ये मैनेज करने का एक सब्जेक्ट है। अब इसको मैनेज करने का सब्जेक्ट मानो। कई लोग कहते हैं ना भविष्यवाणी कर दो जी, मेरा विवाह कब होगा, कहाँ होगा, कौन से देश में होगा, नौकरी कब, कहाँ। इस काम के लिए वैदिक ज्योतिष नहीं बना। इस काम के लिए थोड़े दूसरे किस्म के ज्योतिषी होते हैं। मैं वो नेगेटिव बात यहाँ नहीं करूँगा। मैनेजमेंट खेल है, इस ज्योतिष से आप सीख सकते हैं। अगर आपने
मेदिनी ज्योतिष के अनुसार सूर्य की स्थिति को ही समझ लिया, आपको पता चल जाए कौन से हिस्से में ज्यादा बारिश है, कौन से हिस्से में गर्मी है, तो आप अपनी छुट्टियों को मैनेज कर सकते हैं ना, प्लान कर सकते हैं पहले ही। तो एस्ट्रोलॉजी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो एस्ट्रो यानी कि ब्रह्मांड और लॉजिक्स, उनके लॉजिक समझकर अपने जीवन को मैनेज करने का एक सब्जेक्ट है, विषय है। ठीक है, मैच कौन जीतेगा, सरकार किसके बनेगी, ये सब जुए सट्टे के लॉटरी के खेल जो है, अब ये मिल गए हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर, उनके साथ समझ लीजिए एक दिन इन सब का बेड़ा गर्क होगा जो ऐसी भविष्यवाणियां करते हैं। तो आपको सिर्फ देखना यह है कि हाउ टू मैनेज आवर लाइफ थ्रू आवर हॉरोस्कोप चार्ट। तो ये 3-4 ट्रांजिट की बातें मैंने आपको बता दी हैं, थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। वक्री शनि अच्छा नहीं है, नीच मंगल अच्छा नहीं है, गुरु और राहु की युति अच्छी नहीं है, और सूर्य ग्रह जो है कर्क के आयन में चला गया है। बारिशों वाली जगह पर, पहाड़ी जगह पर, फिसलन वाली जगह पर ना जाए तो अच्छा होगा। शनि और मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है, जंगलों में भी आग भड़क जाती है कई बार, तो ऐसे भी ट्रिप ना बनाएं कि आप जाएं और मुसीबत में पड़ जाएं। ठीक है, तो ये चीजें आप देखिए। अब आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत सारी डिमांड आ रही थी मुझे, जो हमारे मित्र ज्योतिष में रुचि रखते हैं, कि एक सेकंड में जरा चेक कर लूं